आज की क्लास में चैप्टर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और अगर न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टर्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। न्यू इस चैप्टर के लिए आपके लिए न्यू नहीं है। रीज़न ये है, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम यहाँ पे अबॉर्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जब इसकी बात करी जाती है तो मतलब ये है कि पूरा कंप्लीट जो फुल गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होना था, 9 मंथ्स के पहले, मतलब अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड यूज किया जा रहा है, जो आप भी अगर एग्जाम में लिखेंगे तो बिफोर फुल टर्म जरूर लिखेंगे। यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ना होगा, और इंटेंशनल कोई ना कोई इंटेंशन जरूर होगा अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है, और ये विल के अकॉर्डिंग ही कोई पर्सन, कोई कपल, कोई फीमेल, कोई भी करना चाह रहा है, तो जिसकी वजह से इंटेंशनल भी हो गया, वॉलंटरी भी हो गया। क्या कर रहे हैं, तो जो फुल टर्म है प्रेगनेंसी की उसको बीच में इंटरप्ट करने का काम कर रहे हैं। दैट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर इसको एक साथ बोले तो कैसा है, ये इंटेंशनल है। अगर मैं पूछूं वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, तो इनवॉलंटरी तो हो नहीं सकता। इनवॉलंटरी उस केस में होगा जब फीमेल की बॉडी में कोई इम्प्लांटेशन होने के बाद ही लेकिन यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसको हम ऐसे कॉमनली क्या बोलते हैं, मिस कैरेज बोलते हैं। तो एमटीपी तो बिल्कुल नहीं आएगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेडिकल है, क्या लिखा हुआ है, मेडिकल। नेचुरल थोड़ी बोला जा रहा है यहाँ पे। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टर्म का यूज किया जा रहा है, मतलब किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो यहाँ से भी अगर कैच करेंगे तो ऑटोमेटिक एक और चीज यहाँ पे निकल के सामने आएगी कि ये वॉलेंट्री ही हो सकता है, इनवॉलेंट्री का कोई चांस ही नहीं होता है। तो क्यों रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि बिफोर फुल टर्म इसको क्या करना है, टर्मिनेट कराना है। टर्मिनेशन लगा ही हुआ है, तो ये खुद ही क्या कर रहा है, अपनी मीनिंग को बताने का काम कर रहा है। और देखिए जो मैंने आपको बोला यहाँ पे और करके आपको मेंशन किया गया, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। पहले 18 इयर्स बैक डेटा होने की वजह से आपके पास यहाँ एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है 45 टू 50 मिलियन। लेकिन अगर हम बात करें आज के डे में कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कितने अबॉर्शंस होते हैं, तो इसका डेटा जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो उसका रीज़न क्या है, देखिए ये कितना लिखा हुआ आपको, 45 मिलियन टू 50 मिलियन। पहले बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, मेडिकल कंडीशंस, लोगों को कम पता था इसके बारे में। आज के डे में क्या है, ये 73 मिलियन चला गया। कितना चला गया ये, 73 मिलियन। लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। आपके पास अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमेशा जो ऑप्शन होगा वो आपको बुक के अकॉर्डिंग के डेटा के आसपास घूमता हुआ दिखेगा, ताकि बच्चे कभी भी कंफ्यूज होके दूसरे ऑप्शन को टिक ना करें। अगर कभी ऐसा हो, हाँ, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछने का राइट होने की वजह से अगर आपके पास ऑप्शन में सिर्फ ऐसा दिया जाए 70 टू 75 मिलियन, 20 मिलियन, 35 मिलियन, मतलब कि 45 टू 50 वाले को वो टच ही नहीं करेगा, वो आज के ही डेटा को टच करेगा, तब आप 73 मिलियन को टिक करेंगे। ठीक है, तो नोटबुक में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कहीं पे कि करंट डेटा जो है दैट इज कितना है, 73 मिलियन, उसको टिक कर लेंगे। 73 बोलने का मतलब 70 टू 75 के बीच में हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा हम मार्क कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला यहाँ पे खुलासा क्या है कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप इसको देखना स्टार्ट करें तो ये टोटल कंसीव प्रेगनेंसी जो है उसका 1/5 है, बहुत बड़ा हिस्सा है। एमटीपी ठीक है, उस पॉइंट ऑफ लेवल पे अगर कोई सोचे, अगर फीमेल के हेल्थ को कोई हार्म है, या फिर ऐसा हो डॉक्टर बोले कि भाई फीमेल है और जो डेवलपिंग फीचर्स है दोनों को क्या है, रिस्क है इसमें, तब भी ठीक है। लेकिन एक अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए कि एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन थ्रू, इट इज नॉट मीन फॉर दैट पर्पज, तो ये मतलब एक वाहियात सा स्टेटमेंट ही लगता है सुनने में, और ऐसा है भी नहीं, ये खुद भी बोल रहा है इट इज नॉट मीन फॉर दैट पर्पज। ठीक है, फिर यहाँ पे वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी और नॉट,
is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. ठीक है, ये आप ही जानते हैं कि एथिकल भी वहाँ पे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, रिलीजियस भी, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसको लीगलाइज कब किया गया में 1971 में। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, लीगलाइज बोलने का ये करा सकते हैं। लीगलाइज है कि इसमें भी अभी कंडीशंस लगे हुए हैं और बस इसमें जोड़ा गया ताकि लोग इसका मिसयूज ना करें। ठीक है, तो क्या रिस्ट्रिक्शन इसमें जोड़ा गया है कि अगर इसको कराना है तो तब होगा जब वेयर कंटिन्यूएशन इवन फैटल इधर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ, चाहे तो मदर के जान को खतरा हो या फीटस को हो या मदर फीटस दोनों को हो। पहली चीज ये है। ठीक है, जब इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड हुआ हो और या फिर फेलियर ऑफ किसी कॉन्ट्रासेप्टिव होने की वजह से या रेप्स के केसेस में इसको परमिशन दी जाती है। लेकिन एक और चीज है, लेकिन इसको कब लीगलाइज किया जाता है, इसको लीगलाइज सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है। आप न्यूज़पेपर में जब देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस अवेलेबल दिखेंगे जहाँ पे कि फीमेल खुद बोल रही है कि मुझे ये फीटस जो है आगे ग्रो नहीं कराना, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है उसको परमिशन नहीं देती। रीजन क्या है, वो 12 वीक क्रॉस कर चुका होता है उसकी वजह से। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो ज़्यादा रिस्कियर होता है, ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है कि जैसे ही यूट्रस के वॉल पे इम्प्लांटेशन होगा तो यूटेराइन टिश्यूज भी उसको कवर करने का काम करते हैं। याद आया? अगर इम्प्लांटेशन होगा तो इम्प्लांटेशन इतना आसान और इजी काम तो है नहीं जिसको कि हम इतने दिल से पढ़ रहे हैं। तो उसको पढ़ते वक्त एक और चीज़ क्या कि जब मैंने आपको इम्प्लांटेशन को सिखाया तो जो इम्प्लांटेशन है यहाँ पे, तो इम्प्लांटेशन अगर यहाँ पे हुआ है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि उसमें अगर ये यूटेराइन वॉल है तो इसके भी टिश्यूज क्या करेंगे, इसको कवर करने का काम करेंगे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो आपके पास एमनियन है ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और उसमें फीमेल बॉडी की इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना ज़्यादा टाइम आगे होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा टाइम नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में चलता चला जाएगा, उतना ज़्यादा वो रिस्कियर होता चला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि जो एमटीपीज हैं यहाँ पे, तो अगर इलीगली अगर हम बात करें तो ये भी न्यूज़पेपर टेलीविज़न में न्यूज़ में आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ अनक्वालिफाइड कोएक्स जो है वो भी परफॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी फीमेल की डेथ हो जाती है। तो लिखा भी यहाँ पे बट कुड बी फैटल टू। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज टू मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ फीचर्स बाय एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, उसको आपने क्या सीखा था, एमनियोसेंटेसिस सीखा था। तो लोग क्या करते हैं, इस एमनियोसेंटेसिस के थ्रू जेंडर का पता लगाते हैं और फीमेल फिटिसाइड के रेट के बढ़ने का जो चांस है यहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक बोला जाता है डिसऑर्डर कि भी तो पता लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई अगर एक छोटा सा भी जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, अभी जैसे मैं जेनेटिक्स आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को कि उस डिसऑर्डर को पढ़ने के बाद ना, और अभी भी नेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी सिखाऊंगी तो ऑब्वियसली आप सर्च करके देखिए, ये भी मैं भी आपको शो करूँगी। वहाँ पे उस डिसऑर्डर के बारे में सुनते के साथ ऑटोमेटिकली ये किसी भी पर्सन के दिमाग में ये बात आ सकती है कि काश इसके पेरेंट ने इसके बर्थ के पहले एमनियोसेंटेसिस करा के इसकी क्रोमोसोम्स को कंप्लीटली डिटेक्ट कराया होगा या वहाँ पे ध्यान दिया होगा। ठीक है, उसके लिए इसको लाया गया। तो लोग क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। क्या करने के लिए, डिटर्मिनेशन किसके लिए, तो सेक्स पता लगा रहे हैं बस अनबॉर्न चाइल्ड का, फीमेल फिटिसाइड भी बढ़ता है इसकी वजह से।
frequently if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. दोनों के लिए क्या है, डेंजरस है। एक की तो खैर अगर एमटीपी हो रहा है तो फीटस की तो वैसे ही डेथ हो रही है जो डेवलपिंग है, लेकिन उसमें क्या है, जो फीमेल है उसको बहुत ज़्यादा रिस्क है और उसकी भी डेथ हो सकती है अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है और बोल रहा है ग्रीड की वजह से, पैसे की वजह से कि हाँ भाई ठीक है मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ, तो वो भी क्या है, एक बहुत ही डेंजरस केस हो जाता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था एमटीपी का। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करते हैं, एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है एसटीडीज, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जैसे ही बोला जाता है ना, जैसे जैसी टर्म बोला हमने एसटीडी, बच्चे के मुंह से पहला क्या निकलता है, टर्म एड्स। बट 10th की बुक से पढ़ते 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 और क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करते करते बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि अगर एसटीडी की बात करी जा रही है तो सिर्फ एड्स ही आता है इसके अंदर। एक छोटी सी बात याद रखेंगे, कोई भी डिजीज, एनी डिजीज, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इतने सारे डिजीजेस लिखे हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, हर वो डिजीज जो कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को इंटरकोर्स के टाइम में कॉन्टैक्ट की वजह से होगा, उसको हम उठा के डाल देंगे एसटीडी के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही एक जीरो लेवल का यहाँ पे डेफिनेशन निकल के सामने आता है। आपने खुद भी क्या याद करा कि एसटीडीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, और कोई तरीका तो है नहीं इसमें। हाँ, कुछ केसेस में अगर हम लोग बात करें, स्किन डिजीजेज वगैरह कोई आप ऐसे इन्फेक्शन को अगर निकाल दें, जैसे एड्स है, तो एड्स के बारे में क्या अवेयरनेस फैलाया जाता है, टेलीविजन पे दिखाया जाता है कि एड्स जो है वो ऐसे नॉर्मली अगर कोई एक पर्सन के साथ दूसरा पर्सन बैठ गया तो उसको नहीं होगा। तो एड्स कैसे होगा, फिर पता चला कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका जो ब्लड है वो किसी और को डोनेट कर दिया गया, तब हो जाएगा, है ना। तो और भी तरीके हैं, आप नीडल्स वगैरह जो है, जो ड्रग का अब्यूज करते हैं, तो अगर इंजेक्शन जो है उसको शेयर कर रहे हैं, तो शेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को होगा। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हाँ, अगर कॉमन तरीके से हम बात करें, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, बस और कुछ है ही नहीं इसमें, सबको कलेक्टिवली हम एसटीडीज के अंदर उठा के डाल देंगे। इसका दूसरा नाम ही वेनरल डिजीज है, और वेनरल डिजीज पता नहीं बच्चे ये देखना क्यों भूल जाते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, सब छोड़ दीजिए, बुक में सिर्फ वेनरल डिजीज अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। एसटीडी का ही दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, वेनरल डिजीज है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, आरटीआई भी बोलते हैं। चार आपने 10th क्लास में पढ़ा था, कौन कौन सा चार ही नाम था आपके 10th क्लास में। नंबर 1 था एड्स, नंबर 2 था गोनोरिया, नंबर 3 सिफिलिस, और एक वर्ड कहाँ गया, ये रहा। ये चार था, याद आया, याद आ गया सबको। बच्चों से जब पूछा जाता है ना, बताओ एसटीडीज का नाम क्या है, हाँ तो ये चार ही था, बच्चे एक सीरीज में लिखते हैं, मुझे ये भी याद है। एड्स लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद गोनोरिया लिखते हैं, फिर सिफिलिस लिखते हैं, फिर वर्ड्स लिखते हैं। तो ये चार जो है ये ऑलरेडी आपने हाँ सुन रखा है। फिर यहाँ पे बारी आती है किसकी, आपके पास आएगा जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वॉर्ड तो खैर हो ही गया, ट्राइकोमोनियसिस, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent years, that is HIV leading to AIDS। ये कुछ क्या है, आपको यहाँ पे कॉमन एसटीडीज जो है वो बताए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे गोनोरिया की बात करें, किसकी बात करें, गोनोरिया की बात करें, तो गोनोरिया जो यहाँ पे डिजीज है, तो इन्फेक्शस हो गया, कैसा हो गया, इन्फेक्शस हुआ या नॉन इन्फेक्शस हुआ, गोनोरिया कैसा हो गया, इन्फेक्शस हो गया, नॉन इन्फेक्शस हो गया। भाई जितने भी सब इन्फेक्शस है, हाँ जितने भी है यहाँ पे सब के सब इन्फेक्शस है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
अगर कोई आपसे पूछता है कि जो गोनोरिया है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो बैक्टीरिया याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? बैक्टीरिया याद रखेंगे। सबसे पहले जो आपने सीख रखा है उसी की बात करते हैं। पहले अगर आप एड्स लिखना चाहते हैं, नाम अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ माइक्रोब को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ये वायरल है, हमने क्या करा यहाँ पे वायरस लिख दिया। फिर यहाँ पे बात आती है गोनोरिया की। गोनोरिया जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कैसा है ये? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फिर इसके बाद हम लोग सिफिलिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिफिलिस की बात करते हैं। नेक्स्ट इज, इसको नोट करते चलेंगे साथ के साथ। फिर इसके बाद एक नीट का क्वेश्चन बता रही हूँ आपको इसी के ऊपर। तभी मुझे लिखना पड़ रहा है, मुझे याद आ गया क्वेश्चन है इसको, इसलिए। फिर है यहाँ पे सिफिलिस है। ये भी कौन कॉज करेगा? बैक्टीरिया करेगा। फिर हम लोग यहाँ पे हर्पिस की बात करते हैं। किसी भी तरह का हर्पिस हो, जेनाइटल हर्पिस हो, तो ऐसे कॉमनली हम लोग हर्पिस कर देते हैं। काफी इरिटेटिंग भी है हर्पिस जो है, जिसको भी हो जाए। तो स्किन इन्फेक्शन है और इचिंग, तो ये तो वो बहुत ज़्यादा कॉज करेगा। ये बहुत इरिटेटिंग है, और इतने इसलिए इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरस कर रहा है इसको। कौन कर रहा है? वायरस कर रहा है। यहाँ तक समझ आया आपको? मतलब ये याद रखना है आपको, ये इसमें कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इस पर मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। फिर जिसको हम क्लाइमेडियसिस या क्लाइमाइडिया कहते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ये भी एसटीडी के अंदर ही आता है। अब ये भी बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। ये हो गया। अब इस साइड लिख देते हैं। फिर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे टाइटिस बी। इसको लेके हंगामा इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये भी वायरस कॉज करता है। कौन करता है? वायरस इसको कॉज करने का काम करता है। 1 मिनट में आ रही हूँ वापस इस पेज पे। कुछ बचा तो नहीं? ये देखिए, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, वर्ड्स रह गए, ट्राइकोमोनियासिस। वर्ड्स भी आपने अगर ऐसे नॉर्मली भी किसी को हो जाए तो आपने ठीक होते नहीं दिखा होगा। मतलब होता है, बहुत मुश्किल से होता है। रीज़न ये है कि ये भी कैसा है? वायरल है। सुनने में कॉमन सा लगता है, लेकिन ये भी कैसा है? वायरल इन्फेक्शन। जैसे एक एसटीडी तो नहीं है, मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मिजल्स वगैरह आपने देखा है ना, जो टेम्पल का ही एक बहुत ही एडवर्स कंडीशन वाला फॉर्म है, तो वो भी वायरल इन्फेक्शन है। कैसा है वो? वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए आपने उसको भी जल्दी ठीक होते हुए नहीं देखा होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस। किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाया था मैंने सबको, कुछ याद आ रहा है थोड़ा भी? तो है ना, तो ये जो ट्राइकोमोनियासिस है ना, ये प्रोटोजोआ कॉज करता है।
एक प्रोटोजोन पैरासाइट जो है वही यहाँ पे इरिटेट करने का काम करता है। और मैम स्लीपिंग ये पीरियड ज्यादा में क्या? इसमें ना मत इचिंग वाला केस है इसमें है। और इसका नाम भी रखा गया है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ये जो प्रोटोजोआ है इसका नाम ही है। तो वेजिनल एरिया में ये क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करने का काम करता है जो ट्राइकोमोनासिस है। और एक और है, हाँ इसमें आगे तो मेरे ख्याल से मैंने सारा, हाँ आप नीट का क्वेश्चन सुन लीजिए इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है, एक बार चेक करेंगे ऑप्शन उसकी। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, क्लेमाइडिया। और क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। अब फंस गया ना आप। अभी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोले हाँ हाँ हर्पिस हो जाएगा यहाँ पे वायरस। तो आपको याद ये रखना है कि कम से कम माइक्रोब कौन है, कौन उसको कॉज कर रहा है। तो हर्पिस जो है, जो ज्यादा इरिटेटिंग केस आपको दिखेगा, हेपेटाइटिस बी किसी को होता है तो बहुत ज्यादा वहाँ पे क्या करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन की बात इसलिए है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन वर्ड्स है। तो हर्पिस, हेपेटाइटिस बी, वर्ड्स, ये किसके इन्फेक्शन है, ये वायरल है। एड्स का तो खैर सबको पता है, आप बोलेंगे ना मैं एड्स का क्यों नहीं बोल रही, वायरल है वायरल, ये तो सबको बच्चे बच्चे को पता है। टेलीविजन में इतना एडवर्टीजमेंट आता है, एड्स डे मनाते हैं तो ये वायरस वो वायरस। अब मैं पूछूं कोरोना किससे होता है तो मजाक ही हो जाएगा एक तरीके से, सबको पता होगा कि वायरस कॉज करता है। गाँव के भी बंदे से पूछिएगा ना वो भी आपको बता देगा कि जो वायरस है वो क्या करता है, कोरोना कॉज करता है। ठीक है, इवन आपको शेप भी बता देगा दिखता कैसा है, टेलीविजन में इतना ज्यादा इसको दिखा रखा है। ठीक है, ऐसे ही करके एक एक बीमारी के बारे में रोज अवेयरनेस फैलाते हैं ना टेलीविजन पे। मैं अभी ये पढ़ा नहीं रही थी आपको बैठ के, एक के बारे में जितना इन्होंने हंगामा मचाया उतना अगर टेलीविजन में हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज देते तो ज्यादा और अवेयरनेस आती लोगों के बीच में। ठीक है, हाँ इसको याद रखना है आपको, ट्राइकोमोनियासिस जो है इसको आपको हमेशा याद रखना है। बहुत ही कॉमन एसटीडी है, बहुत ही कॉमन, इतना ज्यादा कॉमन है कि हाँ एक साल और नीट में क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्राइकोमोनियासिस एज, ढूंढ लीजिएगा इसको। ठीक है, कौन कॉज करता है, तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो बच्चा सोचता है भाई चाहे तो वायरस होगा चाहे बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोआ तो हो नहीं सकता। ठीक है, जबकि कौन कॉज करता है, इसका नाम ही ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है। प्रोटोजोआ जो है ना उसका नाम क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, वही इसको कॉज करने का काम करता है। वेजिनल एरिया में इचिंग वगैरह जब होगी तो फीमेल को ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये नॉर्मल एक केस है, ये ऐसे ही हो रहा है, तो जिसकी वजह से फीमेल इसको सीरियसली लेती नहीं है। तो बहुत सारा, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट लेंगे, वापस हम उसी पेज पे चल रहे हैं। मुझे एक टर्म टर्म तो नहीं बोल सकती कि इंग्लिश का वर्ड मुझे आपको दिखाना हो गया ये। यस मैम। देखिए जब आप देखेंगे इस पेज को, यहाँ एक टर्म लिखा है असिम्टोमेटिक। सिम्टम मतलब आपको पता है क्या लक्षण है, सिम्टोमेटिक और बन गया असिम्टोमेटिक। तो जो फीमेल है ना ये इन्फेक्टेड है लेकिन ये खुद को हेल्दी समझ रही है। रीजन ये है खुद को हेल्दी समझने का कि इतना स्लाइट उसकी बॉडी में सिम्टम है ना, इतना माइनर है। अब जैसे इचिंग है तो इचिंग है तो इचिंग का ख्याल आते के साथ किसी के दिमाग में भी बात, अच्छा कोई बात नहीं ठीक है ये ठीक हो जाएगा, मतलब किसी को आपने कभी इसको सीरियसली लेते हुए देखा ही नहीं होगा। ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट अगर पेन है, स्वेलिंग है, जेनाइटल और जेनाइटल वाला जो एरिया है वहां पे, तो इन्फेक्टेड फीमेल जो है ये खुद को असिम्टोमेटिक, मतलब वो फीमेल असिम्टोमेटिक है और खुद को वो समझ रही है कि आई एम हेल्दी। तो जिसकी वजह से है ना कई सालों तक ना वो अनडिटेक्ट, जब केस सीवियर हो जाएगा, जब टेंशन वाली बात आएगी तब जाके जब डॉक्टर के पास जाएगी तब डॉक्टर उसको वहाँ पे बोलेगा भाई आपको तो इतने सालों से ये इन्फेक्शन था, कब से ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो याद करके बताएगी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो भी है। तब जाके पता चलता है कि अच्छा ये क्या है, इसको पहले इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए था, तो पहले इसको इजीली क्योर किया जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए एब्सेंस और लेस significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STD.
एसटीडीज हो तो लोगों के दिमाग में थोड़ा वहम भी होता है कि आसपास वाले क्या सोचेंगे, किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, किस डॉक्टर के पास जाना है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ये कैसा रह जाता है कि लोग इसके बारे में ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, आगे देखिए। देन है आपके पास दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, आगे जाके परेशानी होनी है, कोई लिखने वाली बात तो है नहीं। विच इंक्लूड, अब इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीआईडी इज, तो पेल्विक जोन में, कहाँ पे, पेल्विक जोन में, जहाँ पे प्यूबिक हेयर होते हैं ना, पेल्विक एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, पीआईडी कहते हैं उसको। अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ। अब मुझे एक यहाँ पे टर्म सिखाना है आपको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या सिखाना है? इनफर्टिलिटी तो पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक टर्म आपके पास यहाँ पे नया आ गया, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब ये क्वेश्चन आता है ना, बच्चे कहते हैं मैम हमारे से ना आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया। जब मैं पढ़ा चुकी होती हूँ क्लास में, लेकिन होता है ना कि 100 में से 10 बच्चे ही अटेंशन पे कर रहे होते हैं, बाकी बच्चों के मुंह से यही निकलता है मैम आपने पढ़ाया ही नहीं। देखिए, क्योंकि लिखा नहीं है इसमें, और जब टेस्ट के लिए अनाउंस करूँ तो वो पूरी बुक जो है वो उसको पढ़ के आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर है, क्या है नहीं है। मैंने आपको इम्प्लांटेशन सिखाया था, याद है? इम्प्लांटेशन सिखाया मैंने आपको। इम्प्लांटेशन में आपने सीखा है कि जो यूटेराइन वॉल है, तो इम्प्लांटेशन तो यही होगा, यही इम्प्लांटेशन होना है। लेकिन वो केस सोच के देखिए, जब जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब यहाँ यूटेराइन फंडस है, यूटेराइन फंडस के सिवाय आगे जाके क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। अगर गलती से ऐसा हो की बजाय ये यहाँ इम्प्लांट कर जाए तो क्या होगा, सोचिए। अगर इसको फैलोपियन ट्यूब के पास इम्प्लांट करा दे तो क्या होगा? हम ग्रो नहीं कर पाएगा। और ग्रो करना अगर स्टार्ट किया तो फैलोपियन ट्यूब तो कितना नैरो होता है, फीमेल की तो पेन से ही फट आती है। जाएगा। हाँ, सर्जिकली उसको क्या करवाना पड़ता है, रिमूव करवाना पड़ जाता है। तो कैसे डेफिनेशन याद करें? तो डेफिनेशन ये है, व्हेन इम्प्लांटेशन अकर्स आउटसाइड द यूट्रस, कहीं करे हमें उससे कोई मतलब नहीं, यूट्रस में नहीं करे बस। याद हो गया सबको? क्या हम बोलेंगे हम? व्हेन इम्प्लांटेशन अकर्स आउटसाइड द यूट्रस, अदर देन द यूट्रस, कहीं भी कर जाए तो ये कैसा हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। आसान हो गया, याद करा दिया मैंने, याद हो गया सबको, है मैम ना? ऐसा होता है सॉरी। हाँ, रेयरेस्ट मतलब केस है ये। फैलोपियन क्या ट्यूब है? में भी इम्प्लांटेशन होता है? मतलब हाँ, बिल्कुल शुरू में नहीं होगा, एंड में जहाँ पे यूट्रस में ओपन होने वाला होगा ना, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो ये क्या है, रेयरेस्ट केस है ये, ऐसा होता जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि रेयर में भी रेयरेस्ट, तो ये बहुत ही रेयर केस है, लेकिन होता जरूर है। होता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको लिखूंगी यहाँ पे, प्रेगनेंसी in which fertilization नहीं, इम्प्लांटेशन करनी है। फर्टिलाइजेशन तो हो ही चुका है, इम्प्लांटेशन इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, विच इम्प्लांटेशन अकर्स आउटसाइड, बस इतना ही और कुछ नहीं।
पता है इसको ना कॉमन साधारण भाषा में हम लोग ना इसको मतलब ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देती हूँ। मैंने बोला ना, क्योंकि और क्या, जो फैलोपियन ट्यूब से नीचे आएगा तो वैसे भी यूट्रस अवेलेबल है, वहां पे दिक्कत नहीं है। तो कई लोग इसको जैसे कैसे हम लोग एक मिसनोमर यूज करते हैं, गलत टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज करते हैं ना लोग, तो इसको क्या कहते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं इसको। इंडिया में तो खैर बहुत ही ज्यादा रेयर है, यूएस वगैरह में या फिर ऐसी फॉरेन कंट्रीज में आप ढूंढिएगा तो 50 प्रेगनेंसी में से एक, मतलब कितना रेयर है, 50 में से एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस हो सकता है, 50 में से 1। समझ गए? तो ये क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आप समझ आ गया मैम आपको? हेलो। हाँ गुलशन कुछ बोल रहे हैं उधर से? हाँ या मैम, एक 12 प्रेगनेंसी और मैम पे डाउट होंगे तो मैं डाउट को कैसे क्लियर करूंगा? डाउट अगर क्लियर होगा तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी बार क्लास स्टार्ट होती है ना, अगर मैं 100 बार क्लास हम्म लूँ तो क्लास के हम्म स्टार्ट में मैं खुद ही 100 बार पूछ लेती हूँ कि कोई डाउट है तो पूछो, उसके बाद में क्लास स्टार्ट ओके, होती है। ठीक है, ओके मैम। चलिए आगे देखिए। तो आपने क्या सीखा कि अगर ये जो क्या है यूट्रस है, तो इस हम्म यूट्रस में अगर इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाए, मतलब यूट्रस को छोड़ के अगर ये ट्यूब में हो जाए, फलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो इसकी वजह से फीमेल की डेथ भी हो सकती है, तो जिसकी वजह से इसको सर्जिकली रिमूव कराना पड़ता है। तो इसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट ओके। किसी को? आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। चलिए सारे बच्चे उधर से म्यूट रखेंगे, जो आपका ऑडियो है, क्योंकि हेडफोन लगा के मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे इरिटेशन होती है बोलने में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे अब सीखने जा रहे हैं, आपके पास जो लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट तो नहीं बोल सकते, मेन इसी के अंदर सारी चीजें जो है आपको उसकी पढ़ाई करनी है। तो हम आपके आपके पास क्या है, इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी की बात जब आती है और लास्ट पेज पे जब आप मूव करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लास्ट पेज की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो वो पेज रख लेंगे अपने सामने, बस उतने से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इस लास्ट पेज की क्या खासियत है कि कभी आज तक ऐसा नीट का क्वेश्चन नहीं बना जिसमें इस पेज से क्वेश्चन पूछा नहीं गया। दोनों बातें मैंने बोल दिया, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। रीजन ये है कि अगर इनफर्टिलिटी है, मतलब चाह के भी मेल फीमेल कहीं किसी को कोई एरर हो जाए, एरर ऐसा हो जाए कि उसको करेक्शन कराने के लिए उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो अब उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से केसेस जो है वो हो सकते हैं। इस सीरीज में सब के सब ईच एंड एवरी टर्म इज अ क्वेश्चन। अब मैं ये नहीं बोलूंगी ये लाइन लिखा है, इंग्लिश का वर्ड लिखा है, कुछ भी नहीं, नथिंग। ईच एंड एवरी वर्ड इज अ क्वेश्चन, हर एक वर्ड क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ओवरऑल कॉमनली मिला जुला के अगर हम लोग बोलें तो इसको हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। देखिए, तो ये जो आपके पास क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जब कभी भी कहीं भी, चाहे फिजिक्स में आए, चाहे केमिस्ट्री में आए, चाहे बायो में आए, चाहे कहीं भी साइंस में आए या साइंस के बाहर आए, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जरूर वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज में, किसी न किसी स्टेज में कोई टूल आ रहा होगा। अगर टूल नहीं आएगा हम टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे।
तो हमें यहाँ पे बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म आपके पास आता है, वो टर्म आपके पास आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। टर्म क्या आता है आपके पास, मैंने यहाँ पे लिखा इन विट्रो, बस। तो ये जो इन विट्रो है, तो इन विट्रो, अगर आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ फर्टिलाइजेशन के केस में इन विट्रो टर्म आएगा, अगर मैं फर्टिलाइजेशन को हटा दूं यहाँ से, इन विट्रो कंडीशन, तो ये आपको आर्टिफिशियल या लैब कंडीशन को शो करने के लिए बोला जाता है इन विट्रो कंडीशन। क्या बोला जाता है, इन विट्रो कंडीशन की यहाँ पे बात करी जाती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन होगा जरूर, लेकिन लैब कंडीशन में होगा। कहाँ होगा, लैब कंडीशन में होगा। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट टूल्स हम कर नहीं सकते, विदाउट टूल्स आप सोच नहीं सकते, इसको कराना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात आती है हाउ। जैसे आप हाउ सीखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे, मतलब अब जाके एक जो आपके सामने ये इमेज अवेलेबल है, इससे मैं आपका ये पूरा पेज फिनिश करने जा रही हूँ, समझेंगे बहुत ध्यान से, मात्र इस एक डायग्राम के हेल्प से। ये रहा आपके पास एक पेज अवेलेबल है, किस चीज़ के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर ये एक फीमेल है, बहुत सारे काउंटलेस रीजंस हो सकते हैं। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है तो आपको पता है, अगर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज फैलोपियन ट्यूब में कोई एरर है, ये फीमेल कभी भी फर्टाइल नहीं कही जाएगी, इसको स्टेराइल ही बोला जाएगा। ये भी कंडीशन है। लेकिन हाँ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो रेगुलर था, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में पता चला कि जो ट्यूब है यहाँ पे कोई एरर है, तब भी इसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मेल है, वहाँ पे स्पर्म की मोटिलिटी क्या है, कम है, नॉर्मल नहीं है, तब भी इसको किस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे केसेस होते। तो हमें क्या सीखना है फिर, हमें ये बात सीखनी है यहाँ पे, जो फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इन लैब कंडीशंस और आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने बोल दिया। समझ आया सबको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम उस फर्टिलाइजेशन को बोल रहे हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। अब देखिए, मैंने आपको एक बात सिखा रखी है कि जब तक इनर सेल मास जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पाए जाते हैं, जब तक इनर सेल मास जो है, जो प्रेजेंट है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, जब तक इस यूटेराइन वॉल पे अटैच नहीं हो जाए, तब तक हम लोग एम्ब्रियो टर्म का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हम एक मिसनोमर यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, वैसी बोलचाल की भाषा में लोग क्या करते हैं, जैसे ही फर्टिलाइज होके इसने अपने स्टेजेस को, सेल के नंबर को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, तो एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं एम्ब्रियो। तो जब ये फॉर्म हो चुका है, तो इसको आप कैनुला के हेल्प से क्या करेंगे, फीमेल के यूट्रस में ले जाके वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। क्यों, ताकि ये क्या कर जाए, खुद वहाँ पे इम्प्लांट कर जाए। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए आपके बुक में एक टर्म लिखा गया, ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर। और ये सब किसका हिस्सा है, तो ये सब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का हिस्सा है। एक जब आप सैंपल पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे एक बात भी बोली जाती है कि व्हाई इज द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी रेफर्ड एज मिसनोमर। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका। देखिए, अगर यहाँ पे बोला जाता है कि एक मिसनोमर क्यों है, मतलब एक गलत तरीके से हम किसी टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स इम्पॉसिबल कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी भी चाइल्ड को कम्प्लीटली ग्रो कराया जा सके। तो जिसने शुरू में फर्स्ट टाइम बोला
तो लोगों ने भी कॉमन लैंग्वेज में क्या किया, उसको बोलना स्टार्ट कर दिया, जबकि ये गलत है। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ईटी, द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस इज नोन एज ईटी। आसान तो है, ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एम्ब्रियो को कर रहे हैं। अच्छा, एम्ब्रियो को अगर कोई बच्चा ऐसा लिख दे कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो सही होगा? मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर कर दिया तो फैलोपियन ट्यूब में किसी डॉक्टर ने गलती से, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर बाद के स्टेजेस में फैलोपियन ट्यूब में ले जाके कर रहे हैं तो उसको इम्प्लांटेशन वाला जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है वो उसको मिलेगा ही नहीं, वैसे भी मिसकैरेज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। फिर अब क्या किया जाता है, अगर एक और केस है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब यहाँ पे स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज कर गए तो यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ है। ये बच्चे को पता है कि स्पर्म जब ओवम के साथ फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पे, जाइगोट बनता है। और ये जो यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ है इसको क्या करना है, किसके साथ अटैच होना है, फैलोपियन ट्यूब में जाना है और फैलोपियन ट्यूब वाले साइड पे यहाँ पे इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट। तो हम लोग इसके लिए टर्म यूज करेंगे जिफ्ट, ZIFT। देखिए ऐसे कैच करेंगे, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, कैपिटल्स में कर देती हूँ सबको, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हो गया ना। अब जिफ्ट बोला हमने तो ये क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्रा, मतलब क्या होता है अंदर, इंटर नहीं बोल रहे हैं हम, इंट्रा बोल रहे हैं। जाइगोट को कहाँ भेजा जाएगा, यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में, मैम भेजा जाएगा यूटरस जाइगोट को, में फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। अगर यूट्रस में लिख दिया जाए तो क्या होगा, मैम ब्लास्टोसिस तभी फॉर्म नहीं किया तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। मिसकैरेज हो जाएगा, तब होगा ही नहीं। तो जाइगोट, बच्चे बोलते मैम हमें क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, जाइगोट है, दैट मीन्स यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर को इसको जब भी भेजना है जाइगोट को फैलोपियन भेजना पड़ेगा, कॉमन सेंस है, कहाँ भेजना पड़ेगा, फैलोपियन ट्यूब में भेजना पड़ेगा। फैलोपियन ट्यूब में नहीं भेजेंगे, यूट्रस में ले छोड़ देंगे तो ये उल्टा चल के तो मिल जाएगा फैलोपियन ट्यूब पर। तो ये जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है। तो ये जो जाइगोट है, अगर आपको जाइगोट वाले स्टेज में भेजना है तो फैलोपियन ट्यूब में भेजना पड़ेगा। अगर एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, चाहते हैं कि हम ज़्यादा अंदर भेजने का रिस्क ना ले, यूट्रस में बस इसको वहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाए, तो इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, यूट्रस में भेजना पड़ेगा। फर्क समझेंगे दोनों में। तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्ब्रियो को कैसे कर रहे हैं आप, तो ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कर रहे हैं। इस एक हिस्से के ये अलग अलग टर्म्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने लास्ट पेज पे जितने टर्म्स दिख रहे हैं सब अलग अलग आपको पढ़ने की, अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं। सबके बारे में आपको क्या करना है, बस वन लाइन आपको नोट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो एम्ब्रियो है, जब आपने इसको भेज दिया और अगर आपने इसको इम्प्लांटेशन होता हुआ देख लिया, इम्प्लांट अगर ये कर गया, जो भी वहाँ पे ये प्रैक्टिशनर है, तो इम्प्लांट होने के बाद अब हम बोलेंगे नाउ दिस एम्ब्रियो इज ग्रोइंग इन वीवो कंडीशन, नॉट इन विट्रो। इन वीवो मतलब होता है नेचुरल, कैसे ग्रो कर रहा है, नेचुरली अब ये यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। अभी जो प्रियंका चोपड़ा है उसकी जो बेटी है, जो डॉटर है, वो कैसे हुई है, सरोगेसी से। तो सरोगेसी सरोगेसी बोल, हाँ सरोगेसी से जो हुई है, तो सरोगेसी बोलने का मतलब है कि जो ओवम है वो किसका हो गया, जिस फीमेल को अपने जीन्स का ऑफस्प्रिंग चाहिए वो, मतलब वो क्या हो गई, प्रियंका चोपड़ा क्या हो गई, डोनर हो गई, ओवम डोनर है वो, ठीक है। अब इसके दो केसेस हैं कि ओवम को कहाँ भेजा जा सकता है। मान लीजिए कि फर्स्ट फीमेल है जिसके फैलोपियन ट्यूब में कोई खराबी है, इसको हम फीमेल 1 मानते हैं, इसको फीमेल 2 मान लेते हैं, ठीक है।
इसके फैलोपियन ट्यूब में कोई खराबी है तो यहाँ से ओवम को ले जाके क्या किया जा रहा है, इसके फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे भेज दिया जा रहा है। ठीक कब के टाइम में, जब इसकी बॉडी में टाइम है फर्टिलाइजेशन का, तो स्पर्म जाएगा फर्टिलाइज कर जाएगा। तो जब किसको भेजा जा रहा है, गैमीट को भेजा जा रहा है। ओवम इज गैमीट, वो क्या है, गैमीट है। तब हम इसको बोलेंगे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब एक और चीज है, देखिए ये जो है ना, यहाँ पे पेट्री डिश के अंदर जब डाला गया है जो ओवा है, और यहाँ पे स्पर्म को दिखाया जा रहा है किसके अंदर मूव कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की। लेकिन फर्टिलाइजेशन की चांसेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन में भर के स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलेंगे। मेरी बात समझ आई, ठीक है। अब एक और केस है, बिल्कुल फर्स्ट शुरुआती इनिशियल लेवल पे। अगर मेल है, फीमेल का सब कुछ सही है, फैलोपियन ट्यूब सही है, इम्प्लांटेशन के लिए कंडीशन सही है, डॉक्टर ने बोला ऑल ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेल के स्पर्म में एरर है कि मेल के स्पर्म में मोटिलिटी क्या है, कम है। तो अगर मोटिलिटी कम है तो इसको क्या किया जाएगा, जैसे यहाँ पे कैनुला या कैथेटर है ना, कैनुला, तो कैनुला के हेल्प से क्या किया जाएगा, स्पर्म की एंट्री कराई जाती है फैलोपियन ट्यूब तक। तब इसके लिए हम लोग टर्म देते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या टर्म देंगे हम लोग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का वहाँ पे टर्म जो है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म क्या बचता है कि जब आपने ये सब कुछ करा लिया, सारी चीजें जब हो गई, तो ये किसका पार्ट थे, किसके अंदर आपने सीखा, सब आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर सीखा है। क्या सीखा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर सीखा है। वापस मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ इन सबको दोबारा से आपको याद कराने के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हिंदी में, अगर मैम इसे लैब फर्टिलाइजेशन करना। हाँ लैब कंडीशन में होता है तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या मतलब हो गया, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द female body or in the lab conditions or in artificial condition, that kind of fertilization is known as in vitro fertilization. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अगर बिल्कुल यहाँ तक हम नहीं जाना चाहते, इनिशियल स्टेजेस में अगर कोई मेल में एरर है, तब वहाँ पे क्या कराया जाएगा, तब वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आर्टिफिशियल में पीछे जोड़ देंगे आर्टिफिशियल, यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर्टिफिशियली इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वन लाइन खत्म, बस अब कुछ नहीं लिखते हम लोग। फिर उसके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास एक टर्म जो है वो यूज किया गया है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, यहाँ पे एक अक्षर भी ना रखने वाला नहीं है। टर्म मैं क्या बोल रही हूँ आपको देखिए, जैसे अभी मैंने ZIF लिख के बताया, तो इसको ऐसे लिखिए। क्या बोल रहे हैं हम, इंट्रा बोल रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्म इंटर, हम लोग यहाँ पे इंटर यूज नहीं कर रहे, इंट्रा कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक बोल रहे हैं। देन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्पर्म। फिर हम लोग बोल रहे हैं देन हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, अगर आपको एग्जाम में दिखता है व्हाट इज दिस, किसका इंजेक्शन है, स्पर्म का है। फंसे आप कहाँ पे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। कहाँ करेंगे इंजेक्ट, फर्टिलाइजेशन किसके साथ कराना है, ओवम के साथ। तो हम लोग बोलते ओवम के हैं कि अंदर। जब हाँ ओवम के साइटोप्लाज्म में, टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म को हमने डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया ओवम के अंदर, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। जब आप ये प्रोसेस करा रहे थे तो फिर क्या है आपके पास, एम्ब्रियो जब फॉर्म हो, अगर एम्ब्रियो को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, दैट इज नोन एज CT एम्ब्रियो ट्रांसफर। बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमें ये करना कैसे है, तो मैं आपको सिखाती हूँ इसको करना कैसे। पहले आप अपने कॉपी में, एक ही होमवर्क है आपका आज की क्लास में, पहले आप अपने कॉपी में हेडिंग देंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फेनोमेना ऑफ
fusion or fertilization between male and female gamete, that is between sperm and ovum, in the lab condition या outside the female body is known as in vitro fertilization. जैसे ही इसके स्टेप लिखना स्टार्ट करेंगे ना, शुरू से लेके एंड वाले स्टेप तक इसको ट्रांसफर करके यहाँ बिठाने से लेके इम्प्लांटेशन कराने तक, आपको पता है क्या पता चलेगा कि आपके लास्ट पेज के जितने भी टर्म्स है ना, वो सब कुछ सीख लिया आपने, सब कुछ डन कर लिया आपने, स्टोरी ओवर, बस इतना ही है। और एक आखिरी पैरा है आपके पास जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर लाख कोशिश करने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर वो फीमेल इम्प्लांटेशन को लीड नहीं कर रही, कंसीव नहीं कर सकती, तो हमारे गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे जो है अब आगे जाके यूज किए गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐड करी गई हैं जहाँ पे कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, लीगली किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। ये आपका चैप्टर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो आज की क्लास में ओवर हुआ। इसको नोट्स बना के देखेंगे, फिर मैं वापस अगली क्लास जब स्टार्ट करूंगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे, नहीं डाउट होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? मैम ये सैरोगेसी क्यों करते हैं? हाँ, सरोगेसी देखिए, अब जैसे सरोगेसी का सबसे बड़ा रीजन, अब जैसे प्रियंका चोपड़ा है उसके बारे में बात करें, क्यों करा उसने? उसके पास टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं बोलने का मतलब, हाँ मजबूरी में भी करते हैं। एक चीज है कि फीमेल की बॉडी के अंदर किसी भी कीमत पे कोई भी कंडीशन नहीं बन रही कि वो इम्प्लांटेशन को लीड करे, उसके यूट्रस में वो सुटेबल कंडीशन बन ही नहीं जाता, केस नंबर 1। दूसरा केस है जिसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं, जैसे उसके पास बहुत पैसे हैं तो अब उसके पास टाइम नहीं है, उसने सोचा कि मैं 9 मंथ्स का पूरा टाइम नहीं दे सकती। प्लस दूसरी बात ये है कि एक जो फीटस डेवलप हो रहा होता है उसका आई लैशेस तक मदर की बॉडी से नरिशमेंट लेके बनता है, तो पूरा जो 2 ईयर है वो कंप्लीट रिकवरी में, उससे प्लस 2 ईयर प्लस ही जो है वो रिकवरी में चला जाता है। ठीक है, बॉडी में काउंटलेस लॉसेस होते हैं, तो उससे बचने के लिए भी करते हैं। और ये तो हो गया ऐसे शो किया। दूसरी बात कि एक फीमेल जो है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं से कोई चांस ही नहीं बन रहा दैट में लीड टू इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, सरोगेसी की मदद लेनी पड़ेगी। बात समझ आई? Yes, ma'am. हाँ, चलिए, और कोई डाउट किसी को?